हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने क्लास एके एकेडमी आर्मी क्लास में। फ्रेंड्स, ये क्लास केवल आर्मी के लिए है, यानी कि जो भी आर्मी के कैंडिडेट हैं उनके लिए तो ये क्लास बेटर नहीं बेस्ट ऑप्शन है। और अगर आप बिहार पुलिस की भी तैयारी करते हैं या फिर ग्रुप डी की भी तैयारी करते हैं, रेलवे ग्रुप डी या फिर एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं, तो उसमें भी आपका ये क्लास काम देगा। ऐसा नहीं है कि आप अगर ये आर्मी के लिए है तो जीके जीएस अलग होगा, अलग नहीं होता है फ्रेंड्स, वही होता है। तो फ्रेंड्स, मैं कहना चाहूँगा, हौसलों पर अपने जो एतबार करते हैं, हौसलों पर अपने जो एतबार करते हैं, उन्हें मंजिल खुद पते बताती है, रास्ते इंतज़ार करते हैं। तो फ्रेंड्स, क्लास में रेगुलर बने रहिए। और इसी तरह से आज एक गुड न्यूज़ है आप सभी के लिए कि आज क्लास में पूछेंगे नहीं क्या है। चलिए, आप लोग नहीं पूछ पाएंगे क्योंकि अभी जो क्लास है हमारा ये ऑफलाइन है। ऑनलाइन की कंडीशन आप लोग जिस दिन से फुलफ़िल कर दीजिएगा उस दिन से हमारा क्लास ऑनलाइन होगा, और उसके बाद जो टेस्ट सीरीज चल रहा है ये ऑनलाइन टेस्ट होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं हमारा पहला सवाल। सूफ़ी संत शेख सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ पर स्थित है? फतेहपुर सिकरी, अजमेर शरीफ या फिर बनारस या फिर दिल्ली? जल्दी से बताएं फ्रेंड्स, आपके पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए केवल 10 सेकंड का समय है। सूफी संत शेख सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ पर स्थित है? फ्रेंड्स, केवल 10 सेकेंड ही आपके पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए, तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे और जल्दी से आंसर करेंगे। और सभी लोग जय हिंद बोल के अपनी क्लास में उपस्थिति ज़रूर दर्शाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे मैं आंसर आपको बता देता हूँ कि फ़तेहपुर सिकरी, आपको ध्यान में रखना है, फ़तेहपुर सिकरी में ये स्थित है। सूफी संत शेख सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ पर स्थित है आपसे पूछे तो आप कहेंगे फ़तेहपुर सिकरी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। फ्रेंड्स, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और जब 4 ऑप्शन है तो आपको ABCD मान के चलना है। मैंने ऑप्शन पे वर्क नहीं किया है, मैंने क्वेश्चन पे थोड़ा सा समय दे दिया है ताकि क्वेश्चन की संख्या और ज़्यादा मैं दे सकूँ। तो चलिए, यहाँ पे ध्यान में रखना है फ़तेहपुर सिकरी। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। तो फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, तुलसीदास किसके समकालीन थे? बाबर, हुमायूं, अकबर या जहांगीर? जल्दी से बताएं फ्रेंड्स, और किसका राइट आंसर क्या होगा। आपके पास केवल 10 सेकंड का समय है इसका राइट आंसर करने के लिए। और फ्रेंड्स, जो भी लोग टेलीग्राम लिंक से नहीं जुड़े हैं वो जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, क्योंकि फ्रेंड्स डेली ये जो अभी क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं, इसका PDF मैं वहाँ पे टेलीग्राम पे डाल देता हूँ, या फिर आप डिस्क्रिप्शन से भी इसका लिंक ले सकते हैं, यानी कि वहाँ पे लिंक दिया हुआ है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो जल्दी से बताएं फ्रेंड्स, का राइट आंसर क्या होगा। तुलसीदास किसके समकालीन थे? अगर आप टेलीग्राम नहीं डाउनलोड कर पाते हैं तो कोई बात नहीं है, डिस्क्रिप्शन में ये PDF का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। और प्रैक्टिस किस तरह से करना है मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है, आप उस वीडियो के लास्ट में देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे तुलसीदास किसके समकालीन थे आपसे पूछा गया था, तो यहाँ पे अकबर आपको ध्यान में रखना है, यानी कि ऑप्शन नंबर C हमारा राइट आंसर होगा, अकबर। ओके, ऑप्शन नंबर C। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं अगले सवाल पे। तो फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? वालपोल, सॉरी वर्लपूल हो गया, यहाँ पे वालपोल होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे वालपोल, वालपोल, रॉबर्ट वालपोल या फिर विंस्टन चर्चिल या फिर क्लीमेंट एटली या फिर नन ऑफ द अबव, यानी कि दिए गए में से कोई नहीं। जल्दी से बताएं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, यहाँ से जो नन ऑफ द एबव दिया गया है, आपसे कोई पूछे कि नोटा का फुल फॉर्म क्या होता है, नोटा। मैं एक बात आपको ये GK GS के तौर पे आपको ध्यान में रख लेना है, ये भी एक क्वेश्चन ही है। आपसे कोई पूछे कि नोटा का फुल फॉर्म क्या होता है, आपने कभी वोटिंग की है, वोट देने गए हैं, तो ज़रूर आपने देखा होगा कि सबसे नीचे जो बटन होता है वो नोटा का बटन होता है। और उस बटन का मतलब होता है कि ऊपर दिए गए में से कोई भी उम्मीदवार मेरे मन के लायक नहीं है, यानी कि नोटा, यानी कि ऊपर दिए गए में से कोई नहीं। तो यहाँ पे भी वही मैंने लिखा है, नन ऑफ दी एबव, यानी कि ऊपर दिए गए में से कोई नहीं। तो जल्दी बताएं फ्रेंड्स, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? पहला जो ऑप्शन है मैंने लिख रखा है, वालपोल या फिर विंस्टन चर्चिल या फिर क्लीमेंट एटली या फिर नन ऑफ दी एबव। तो फ्रेंड्स, टाइम आउट, क्लीमेंट एटली ध्यान में रखना है, क्लीमेंट एटली, यानी कि ऑप्शन नंबर C हमारा राइट आंसर होगा, ध्यान में रखेंगे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? क्लीमेंट एटली। चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे।
फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, मुंबई हाई किस लिए प्रसिद्ध है? शिक्षा के लिए, तेल अनुसंधान के लिए, या फिल्म उद्योग के लिए, या फिर खेल मैदान के लिए? जल्दी से बताएं फ्रेंड्स, आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए केवल 10 सेकंड का समय है। और फ्रेंड्स हो सकता है कि मैं अभी एक दिन क्लास ना जाए, क्लास का वीडियो, क्योंकि थोड़ा मेरा भी एक एग्ज़ाम है, तो इस वजह से आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे। तब तक मैं पिछली वीडियो आप लोग रिपीट करेंगे, रिवाइज़ करेंगे, जो कि पीछे हो चुका है। और आज के लिए तो मैंने 50 क्वेश्चन दे ही दिए हैं, आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। और जब तक मैं वापस आता हूँ एग्ज़ाम दे के, तब तक आप लोग भी इस सारे क्वेश्चन को जो दिया गया है सबको याद रखेंगे, याद करके रखेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मुंबई हाई किस लिए प्रसिद्ध है आपसे पूछा गया था, तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है, तेल शोधन के लिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, मुंबई हाई तेल शोधन के लिए प्रसिद्ध है। देखते हैं अपना अगला सवाल। तो फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? प्रधानमंत्री महिला प्रथम, सॉरी यहाँ पे 2 बार लिखा गया है। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी आपको बताना है। मैरिया इजाबेल, या फिर बेनजीर भुट्टे, या फिर श्री मावो भंडार नायके, या फिर मार्गरेट थैचर? फ्रेंड्स सवाल को समझेंगे ठीक से। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री पूछा गया है, जल्द से बताएंगे, आपके पास केवल 10 सेकंड का समय इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए। और फ्रेंड्स अगर आपको क्लास पसंद आती है तो सभी लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और जल्दी जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स तो यहाँ पे ध्यान में रखना है, 10 सेकंड आपके समाप्त हो चुके हैं। बेनजीर भुट्टे, सॉरी बेनजीर भुट्टे नहीं है, श्री मावो भंडार नायके, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री अगर आपसे पूछे तो आप कहेंगे श्री मावो भंडार नायके, और ये कहाँ की थी? श्रीलंका की। ओके, देखते हैं अगला सवाल। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? मार्गरेट थैचर, विंस्टन चर्चिल, रॉबर्ट वालपोल, या फिर लॉर्ड क्लेमेंट एटली? जल्दी से बताएं फ्रेंड्स, आपके पास केवल 10 सेकंड का समय है इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए। द्वितीय विश्व युद्ध के समय, पहला बात तो ये कि आपको द्वितीय विश्व युद्ध भी याद रहना चाहिए, क्योंकि सीधे सीधे आपसे पूछ सकता है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ, तो 1939 से 45 के मध्य। ओके, यहाँ पे पूछा गया द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? मार्गरेट थैचर, विंस्टन चर्चिल, रॉबर्ट वालपोल, या फिर क्लेमेंट एटली? जल्दी से बताएं फ्रेंड्स, आपके 10 सेकेंड पूरे होने को हैं। तो फ्रेंड्स पूरे हो ही चुके हैं। यहाँ पे विंस्टन चर्चिल ध्यान में रखना है, यहाँ पे विंस्टन चर्चिल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स यही जो विंस्टन चर्चिल है, इन्होंने महात्मा गांधी को कौन सी उपाधि दी थी? अर्धनग्न फकीर, ध्यान में रखना है। देखते हैं अपना अगला सवाल, उनके पहनावे को लेकर के, क्योंकि एक ही धोती पहने हुए थे और उसी धोती को पूरे शरीर में उन्होंने पहन रखा था एक ही धोती से, तो इसीलिए विंस्टन चर्चिल ने उन्हें ये उपाधि दी थी। देखते हैं अपना अगला सवाल। तो फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, अंतरिक्ष में प्रथम अंतरिक्ष यान भेजने वाला प्रथम देश कौन है? अमेरिका, सोवियत संघ, फ्रांस, या जर्मनी? फ्रेंड्स थोड़ा सा सिस्टम कुछ स्लो है मेरा, आप लोगों का साथ रहा तो ये सिस्टम और भी बेहतर आएगा, लेकिन फ़िलहाल जो है उसी से काम चला रहे हैं, क्या करें। तो देखते हैं, आप लोग थोड़ा साथ दीजिए, जो सब्सक्राइबर मैंने कहा है उतना पूरा कीजिए, देखते हैं क्या कर पाते हैं हम। बहुत सारा कंडीशन है जो मैंने कहा है कि लागू होगा, लेकिन जब क्लास लाइव होगा तब, उससे पहले नहीं हो पाएगा। तो अंतरिक्ष में प्रथम अंतरिक्ष यान भेजने वाला प्रथम देश कौन था? अमेरिका, सोवियत संघ, फ्रांस, या जर्मनी? जल्दी से बताएं फ्रेंड्स, आपके पास केवल 10 सेकंड का समय इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए। अंतरिक्ष में प्रथम अंतरिक्ष यान भेजने वाला प्रथम देश कौन है? तो फ्रेंड्स टाइम आउट, यहाँ पे ध्यान में रखना है, सोवियत संघ। ओके, सोवियत संघ, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, ध्यान में रखेंगे। अंतरिक्ष में प्रथम अंतरिक्ष यान भेजने वाला प्रथम देश कौन है? तो सोवियत संघ। चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे। तो फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? मार्गरेट थैचर, मैडम क्यूरी, श्री मावो भंडार नायके, या फिर मारियाना इजाबेल? जल्दी से बताएंगे फ्रेंड्स, आपके पास केवल 10 सेकंड का समय इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए। और फ्रेंड्स मैं एक बात तो आपसे कह दूं, आप ये नहीं सोचेंगे कि ये केवल जीडी के लिए है, या फिर केवल ट्रेडमैन के लिए, या फिर क्लर्क के लिए। ये आर्मी के सभी पोस्ट के लिए एक तरह से कह सकते हैं कि रामबाण इलाज है। ओके, अगर आप किसी भी पोस्ट के लिए, वैकेंसी के लिए अगर आपने फॉर्म फिलअप किया है, भरा है तो फ्रेंड्स विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, यहाँ से पूछा गया था। तो यहाँ पे हमारा आंसर
मारियाना इजाबेल हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा, मारियाना इजाबेल। देखते हैं फ्रेंड्स अगला सवाल। तो फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? फ्रेंड्स केवल 10 सेकंड है आपके पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए, और जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? सॉरी, था 2 बार हो चुका है, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे क्वेश्चन बोल दे रहा हूँ, क्या करें, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक थोड़ा हो गया है, तो मैं पढ़ के बता रहा हूँ, जो बता रहा हूँ आपको वही सुनना है। आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब? तो फ्रेंड्स टाइम आउट फ्रेंड्स, शाहजहां ध्यान में रखना है। आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया अगर आपसे पूछे तो आप कहेंगे शाहजहां, यानी कि यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी को जाता है, शाहजहां। ओके, और शाहजहां ने ही ताजमहल भी बनवाया है अपनी बेगम मुमताज़ की याद में। देखते हैं फ्रेंड्स हम अपना अगला सवाल। तो फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, हेलियो धूमकेतु पुनः किस वर्ष दिखाई देगा? ये एक फ्रेंड्स आकाशीय पिंड है, तो यहाँ पे पूछा गया हेली धूमकेतु पुनः किस वर्ष दिखाई देगा? 2062, 2064, 2065 या फिर 2068? जल्द से करेंगे फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। हेली धूमकेतु पुनः किस, यानी कि पुनः का मतलब होता है फिर, कब दिखाई देगा? जल्द से बताएंगे फ्रेंड्स, हेली धूमकेतु पुनः किस वर्ष दिखाई देगा? तो फ्रेंड्स 10 सेकेंड आपके समाप्त हुए। आपको ध्यान में रखना है हेली धूमकेतु जो है ये किस वर्ष दिखाई देगा आपसे पूछा गया है, तो ध्यान में रखना है फ्रेंड्स 2062, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। 2062 में पुनः फिर दिखाई देगा हेली धूमकेतु। और फ्रेंड्स ये जो है एक आकाशीय पिंड है, ओके, सेलेशियल बॉडी। तो फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, शर्कराओं के, और ये 2062 में फिर दिखाई देगा। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, शर्कराओं के उपापचयन को नियंत्रण करने के लिए नियंत्रण कौन करता है? सॉरी, शर्कराओं के उपापचयन को नियंत्रण कौन करता है? आयोडीन, हीमोग्लोबिन, प्रोटीन या फिर इंसुलिन? जल्द से फ्रेंड्स आंसर करें, इसका राइट आंसर क्या होगा। शर्कराओं के उपापचयन को नियंत्रण कौन करता है? तो फ्रेंड्स केवल 10 सेकेंड ही है आपके पास, जल्दी से इसका आंसर करेंगे। टाइम आउट फ्रेंड्स, टाइम आउट। यहाँ पे ध्यान में रखना है इंसुलिन जिसका कि स्राव कहाँ से होता है? अग्नाशय से होता है। इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है? अग्नाशय से, अग्नाशय। ओके, इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है? अग्नाशय से, ध्यान में रखेंगे इसको। और आयोडीन तो NaCl होता है, आयोडीन ये क्या होता है? NaCl, ओके। और इसकी कमी से, आयोडीन की कमी से गलघोंटू या गलगंड रोग होता है, ये हमारे गले में होता है, थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है, थायराइड। ओके, और चलते हैं फ्रेंड्स, प्रोटीन अगर आपसे पूछ दे कि प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है अगर पूछे तो आप कहेंगे निसंकोच सोयाबीन। ओके, सबसे अधिक मात्रा में जो प्रोटीन मिलता है सोयाबीन में मिलता है। तो फ्रेंड्स अगला सवाल है, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? फ्रेंड्स ये दोनों सवाल जो अभी पीछे हुआ सो और ये बहुत बार रिवीजन हो चुका है, मैंने करवाया है, तो मुझे लगता है कि इन सारे क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। जल्द से बताएंगे, आपके पास केवल 10 सेकंड का समय है। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? या फिर आपसे सीधे सीधे पूछ सकता है कि फ्री में प्राप्त होने वाला विटामिन कौन सा है, तो आप कहेंगे यहाँ से विटामिन डी। ध्यान में रखेंगे फ्रेंड्स, विटामिन डी ऐसा विटामिन है जो कि सूर्य से प्राप्त होता है। और फ्रेंड्स एक बात और आप ध्यान में रखेंगे कि ये जो विटामिन डी है ये सूर्य से प्राप्त होता है, और विटामिन डी की कमी से बच्चों में जो होता है ऑस्टियोमलेशिया रोग होता है, जबकि बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया और बच्चों में रिकेट्स रोग होता है। ध्यान में रखेंगे, बच्चों में विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, जबकि बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया रोग होता है विटामिन डी की कमी से। और फ्रेंड्स ये हमें सूर्य से प्राप्त होता है। और फ्रेंड्स ये जो विटामिन ए है, के है और सी है, ए की बात करें तो ए का अगर आपसे पूछे कि ए का अच्छा स्रोत क्या है, विटामिन ए का अच्छा स्रोत, तो आप कहेंगे विटामिन ए का अच्छा स्रोत जो है ये गाजर है।
ओके, विटामिन ए का अच्छा स्रोत गाजर। और फ्रेंड्स वैसे विटामिन ए हमें दूध से भी प्राप्त होता है, ज़रूरी नहीं है कि गाजर ही, लेकिन आपसे पूछा जा सकता है कि विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, अच्छा सोर्स क्या है, तो उस समय आप गाजर कहेंगे। ओके, और ये जो के है, ये वसा में घुलनशील विटामिन है। ओके, वसा में घुलनशील विटामिन है विटामिन के। तो यहाँ पे आप ध्यान रखें कि विटामिन के हमें किससे, जैसे कि दूध हो गया, दूध से भी प्राप्त होता है विटामिन के, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें वसा, तो वसा किसको कहते हैं, दूध में भी तो वसा होता है। आप जो घी खाते हो वो कहाँ से प्राप्त होता है, हमें वसा से ही प्राप्त होता है, तो ध्यान में रखेंगे इस बात को। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे हमारा आंसर जो होगा, सूर्य से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, तो आप ध्यान में रखेंगे विटामिन डी। ओके, चलते हैं अपने अगले सवाल पे। तो फ्रेंड्स हमारा जो अगला सवाल है, दीनबंधु के नाम से किसे जाना जाता है, चित्तरंजन दास, विद्यापति, महात्मा गांधी या फिर एंड्रयूज। जल्दी से बताएंगे फ्रेंड्स, आपके पास केवल 10 सेकंड का ही समय है इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए। दीनबंधु के नाम से किसे जाना जाता है। तो फ्रेंड्स टाइम आउट। यहाँ पे सी एफ एंड्रूज ध्यान में रखेंगे, आप ध्यान में रखेंगे सी एफ एंड्रूज। ओके, एंड्रूज, यहाँ पे ध्यान में रखेंगे फ्रेंड्स, सी एफ एंड्रूज हमारा राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। दीनबंधु के नाम से किसे जाना जाता है, तो सी एफ एंड्रूज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलते हैं अगले सवाल पे। तो फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी, अजातशत्रु, कनिष्क, अशोक या कालाशोक। जल्द से बताएंगे फ्रेंड्स, आपके पास केवल 10 सेकंड का ही समय इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए। चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी। तो फ्रेंड्स टाइम आउट। यहाँ पे कनिष्क ध्यान में रखेंगे, कनिष्क यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ओके, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, कनिष्क। चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे। तो फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, विषुवत रेखा पर एक दिन की अवधि कितने घंटे की होती है, 8 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे या फिर 18 घंटे। जल्द से इसका आंसर देंगे, आपके पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए केवल 10 सेकंड का समय है। विषुवत रेखा पर एक दिन की अवधि कितने घंटे की होती है। फ्रेंड्स ये जो विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा और कर्क रेखा, इसके बारे में मैंने बहुत वीडियो में बताया, तो मैं यहाँ नहीं बतलाने वाला। आप अगर नहीं देखे हैं, आप अगर नए हैं, तो इस चैनल को, इस क्लास को सब्सक्राइब कर लेंगे। आप अपने मन में चैनल नहीं रखेंगे, आप अपने मन में इस बात को रखेंगे कि आप एक क्लास में पढ़ रहे हैं जिसका नाम है AK अकेडमी क्लास। ओके, आप अपने दिमाग में इस बात को नहीं रखेंगे कि आप एक चैनल पे पढ़ रहे हैं। ओके, ध्यान में रखेंगे क्लास में पढ़ रहे हैं, और क्लास का नाम क्या है, AK अकेडमी क्लास। तो आज अगर आप नए हैं तो इस क्लास को ज्वाइन करिए, और आर्मी में सफलता ज़रूर आपको हासिल होगी। GS के क्षेत्र में तो आपको ज़रूर पूरा सपोर्ट मिलेगा मेरी तरफ से। तो फ्रेंड्स विषुवत रेखा पर एक दिन की अवधि जो होती है वो 12 घंटे की होती है, आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अगले सवाल पे। तो फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला पहला देश कौन है, जर्मनी, सोवियत संघ, अमेरिका या इंग्लैंड। जल्द से बताएंगे फ्रेंड्स, आपके पास केवल 10 सेकंड का समय इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला पहला देश कौन है। और फ्रेंड्स सभी लोग से एक रिक्वेस्ट है कि जितनी जल्दी आप लोग 1000 सब्सक्राइबर पूरे कर लेंगे, उतनी जल्दी बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं जो कि मैं आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों फ्री में करवाने वाला हूँ। तो इसको ध्यान में रखेंगे। थोड़ा कॉस्ट होगा, 10-20 रुपये चार्ज, तो वो कोई चार्ज नहीं हुआ, लेकिन सारी फैसिलिटी आपको फ्री मिलेगी। तो ध्यान में रखेंगे, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला पहला देश कौन है, जर्मनी, सोवियत संघ, अमेरिका या इंग्लैंड। जल्द से बताएंगे फ्रेंड्स। तो टाइम आउट फ्रेंड्स, टाइम आउट। यहाँ पे सोवियत संघ नहीं, अमेरिका ध्यान में रखेंगे, अमेरिका यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला पहला देश कौन है, तो अमेरिका। देखते हैं अपना अगला सवाल। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का रूपांतरण किस ऊर्जा में होता है, गतिज ऊर्जा में, स्थितिज ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में या विद्युत ऊर्जा में। जल्द से बताएंगे फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इसके लिए आपको केवल 10 सेकंड का समय दिया जाता है।
तो फ्रेंड्स टाइम आउट हुआ, यानी कि समय आपका समाप्त हो चुका है। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी प्रकाश ऊर्जा का रूपांतरण किस ऊर्जा में होता है, तो रासायनिक ऊर्जा में। ओके, रासायनिक ऊर्जा में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स, यहाँ जो प्रकाश संश्लेषण है इसको अंग्रेजी में कहें तो फोटोसिंथेसिस कहते हैं, फोटोसिंथेसिस, और हिंदी में तो प्रकाश संश्लेषण कहते ही हैं। और ये जो क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, वो पौधे में होती है, यानी कि पौधा जो भोजन बनाता है अपना, यानी कि जीवन यापन करता है पौधा, वो किसकी मदद से, प्रकाश संश्लेषण की मदद से। अगर ये होना बंद हो जाए तो वो पौधा जीवित नहीं रहेगा। ओके, और प्रकाश संश्लेषण प्रकाश में भी होता है और अंधेरे में भी होता है। जब अंधेरे में होगा तो कलर, यानी कि रंग के ऊपर डिपेंड करता है। दो कलर हैं जो कि एक में सबसे अधिक होता है और एक में कम होता है। तो अगर आप ये बात जानते हैं कि कौन से रंग में प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है और कौन से रंग में कम होता है, अगर आप लोग में से कोई भी लोग इसका आंसर जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर लिखेंगे। देखते हैं फ्रेंड्स अगला सवाल। फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, भूमिगत मेट्रो रेल प्रारंभ करने वाला पहला देश कौन है, जापान, फ्रांस, इंग्लैंड या यूएसए। जल्द से बताएंगे। भूमिगत मेट्रो रेल यानी कि ज़मीन के अंदर मेट्रो रेल सेवा का परिचालन सबसे पहले किस देश ने प्रारंभ किया, जापान, फ्रांस, इंग्लैंड या यूएसए। फ्रेंड्स, आपके पास केवल 10 सेकंड का समय है इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए। तो 10 सेकंड फ्रेंड्स आपके समाप्त हुए। आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि भूमिगत मेट्रो रेल परिचालन का शुरुआत सबसे पहले इंग्लैंड ने किया था। ओके, इंग्लैंड ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। देखते हैं अपना अगला सवाल। तो फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन है, कनाडा, चीन, जर्मनी या फ्रांस। जल्द से बताएंगे फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश कौन है। तो फ्रेंड्स, टाइम आउट हुआ। यहाँ पे ध्यान में रखेंगे कि चीन। ओके, चीन आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा चीन। और चीन जो है, चीन एक देश है और ये देश एशिया महादेश में स्थित है। जिस प्रकार से हमारा भारत एशिया महादेश में स्थित है, उसी प्रकार से चीन भी जो है एशिया महादेश में ही स्थित है, यानी कि चीन एशिया महादेश का अंग है। एशिया, ओके, एशिया सबसे बड़ा महादेश कहलाता है और इसी में हमारा भारत भी स्थित है, इसी में चीन भी स्थित है। और चीन सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आपसे पूछा जा सकता है फ्रेंड्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पे कि सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश कौन है, यानी कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन है, तो आप वहाँ पे बेझिझक चीन कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, चलते हैं अगले सवाल पे। फ्रेंड्स, हमारा अगला और 20 नंबर सवाल है, किस ग्रंथि के सही रूप से कार्य नहीं करने पर मधुमेह रोग होता है। अग्नाशय, थायराइड, आमाशय या जनन ग्रंथि। जल्द से बताएं फ्रेंड्स, आपके पास केवल 10 सेकंड का समय है इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए। किसका राइट आंसर क्या होगा। किस ग्रंथि के सही रूप से नहीं वर्क करने के कारण हमें मधुमेह रोग हो जाता है। फ्रेंड्स, कुछ लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये जो मधुमेह रोग होता है, मधुमेह जो रोग है, ये मधुमेह, यहाँ पे मधुमेह रोग, मधुमेह क्या होता है, तो डायबिटीज़ होता है। डायबिटीज़ तो समझ ही गए होंगे डायबिटीज़ क्या होता है, यानी कि शुगर की जो बीमारी होती है, चीनी की बीमारी, इसी को मधुमेह रोग कहते हैं। और ये इंसुलिन की कमी के कारण होता है। यानी कि यहाँ पे जो सवाल पूछा गया है हमसे, वो सवाल ये है, हमसे पूछा गया कि किस ग्रंथि के सही रूप से काम नहीं करने पर मधुमेह रोग होता है, तो आप कहेंगे कि हमारा राइट आंसर अग्नाशय होगा। अग्नाशय से ही इंसुलिन स्रावित होता है, यानी कि निकलता है। चलते हैं अगले सवाल पे। और फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, कोलार की खान किस राज्य में स्थित है, उत्तर प्रदेश, केरल, कर्नाटक या महाराष्ट्र। जल्द से बताएंगे फ्रेंड्स, आपके पास केवल 10 सेकंड का समय इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए। कोलार की खान किस राज्य में स्थित है, उत्तर प्रदेश, केरल, कर्नाटक या महाराष्ट्र। जल्दी से बताएंगे फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। कोलार की खान किस राज्य में स्थित है। तो फ्रेंड्स, टाइम आउट हो गया। कर्नाटक ध्यान में रखेंगे, कर्नाटक।
यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। कोलार की खान किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में। चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, चौरी चौरा का संबंध किससे है? असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, दांडी मार्च या फिर सविनय अवज्ञा? जल्द से फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर देंगे। आपके पास केवल 10 सेकंड का ही समय है इस क्वेश्चन का सही उत्तर करने के लिए। जल्द से बताइए फ्रेंड्स, समय बहुत हो चुका है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? चलिए मैं ही बतला देता हूँ। असहयोग आंदोलन ध्यान में रखेंगे। असहयोग आंदोलन यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। चौरी चौरा जो कांड है, चौरी चौरा जो घटना है, वो असहयोग आंदोलन से संबंधित है। और फ्रेंड्स ये जो असहयोग आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन है, दांडी मार्च है और सविनय अवज्ञा आंदोलन है, ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं ना यहाँ पे, ये सारे इन सारे के जो मुख्य नेता हुआ करते थे, मुख्य नेतृत्वकर्ता लीडर जो हुआ करते थे, वो कौन थे? गांधी जी, महात्मा गांधी, जिन्हें कि हम राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अपना अगला सवाल। तो फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, जिस समय बंगाल का विभाजन रद्द किया गया उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक? जल्द से बताएंगे फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आपके पास केवल 10 सेकंड का समय है इस क्वेश्चन का सही उत्तर देने के लिए। जिस समय बंगाल का विभाजन रद्द किया गया उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक? जल्द से करेंगे फ्रेंड्स इसका आंसर। तो फ्रेंड्स टाइम आउट हो गया। हार्डिंग ध्यान में रखना है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय यहाँ पे बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था। ओके, चलते हैं अगले सवाल पे। तो फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, गोबर गैस प्लांट से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, मेथेन गैस या फिर नाइट्रोजन गैस? जल्द से बताएंगे फ्रेंड्स, आपके पास केवल 10 सेकंड का समय है इस क्वेश्चन का सही उत्तर देने के लिए। गोबर गैस प्लांट से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है, यानी कौन सी गैस निकलती है? ओके फ्रेंड्स, टाइम आउट ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे हमारा आंसर मेथेन होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स आपसे मेथेन का रासायनिक सूत्र भी पूछा जा सकता है, तो आप कहेंगे CH4। ओके, ये हमारा ये मेथेन का रासायनिक सूत्र है। ओके, यहाँ पे ध्यान में रखना है। और फ्रेंड्स ये जो नाइट्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस, इस नाइट्रोजन गैस का, एक मिनट, इस नाइट्रोजन गैस का फास्ट फूड का जो पैकेट होता है, आप लोग देखे होंगे फास्ट फूड, अगर नहीं देखे तो मैं आपको बतला दूं क्योंकि आप लोग डेली खाते हैं उसे। ये जो कुरकुरे का पैकेट होता है, लेज का पैकेट होता है या फिर नमकीन का पैकेट होता है। ओके, साधारण भाषा में कहें तो दालवुड जो कहते हैं आप लोग, ठीक है, तो वो पैकेट पैक करने से पहले उस पैकेट में कौन सी गैस भरी होती है? आप लोग जो कहते हैं यार इसमें तो केवल हवा भरा हुआ है, फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि ये जो हवा है, ये अगर नहीं भरा हुआ रहेगा ना तो वो खराब हो जाएगा। आप जो खा रहे हैं ना, लेज खा रहे हैं या कुरकुरे खा रहे हैं, तो आपको अच्छा लगता है, लेकिन अगर उसमें नाइट्रोजन गैस नहीं भरा होता, यानी कि ये जो गैस है यहाँ पे नाइट्रोजन गैस, अगर ये नहीं होता ना तो वो आपको अच्छा नहीं लगता, यानी कि वो खराब हो चुका होता। तो इस नाइट्रोजन गैस की वजह से फास्ट फूड पैकेटों में कौन सी गैस भरी जाती है आपसे पूछा जाएगा, तो आप कहेंगे नाइट्रोजन गैस। ओके, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा गया कि गोबर गैस प्लांट से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है, तो यहाँ पे मेथेन गैस कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। इसका रासायनिक सूत्र मैंने बताया अभी आपको, CH4 होता है। और फ्रेंड्स ये जो हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस, ये भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन गैस को कहा जाता है। अभी आप लोग देखते होंगे कि वर्तमान समय में कई देश ऐसे हैं जो कि इस हाइड्रोजन गैस से ही बस को संचालित कर रहे हैं, बस भी चला रहे हैं, हाइड्रोजन गैस से बस संचालित हो रहा है। अभी हमारे भारत में ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन बहुत से ऐसे देश हैं जो हाइड्रोजन गैस से भी बस को चला रहे हैं। ओके, आगे हमारे देश में भी आएगा। हमारा देश क्या है? विकासशील है, लेकिन जो कुछ देश ऐसे हैं जो विकसित हैं, तो उन विकसित देशों में इस हाइड्रोजन गैस से बसें चलाई जा रही हैं।
तो इसी वजह से इसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है। ईंधन किसे कहते हैं? आप जो देखते हैं पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन तेल हो गया, यही तो ईंधन है, यही है। और चलते हैं अगले सवाल पे। तो फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, जम्मू एवं कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 250, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 370। आपके पास केवल 10 सेकंड का समय है इस क्वेश्चन का सही उत्तर देने के लिए। जल्द से बताएंगे फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, जिन लोगों ने सोच लिया इसका आंसर तो अच्छी बात है, जिन लोगों को नहीं अभी तक मिला है आंसर तो यहाँ पे ध्यान में रखें कि अनुच्छेद 370, ये जो अनुच्छेद 370 है यह जम्मू एवं कश्मीर में क्या था? लागू था, लेकिन अब क्या है? हट चुका है। जम्मू कश्मीर अब हमारे भारत का अंग पूर्ण रूपेण हो चुका है पूरी तरह से, और ये हमारे भारत का ही अंग था, लेकिन क्या करता था? पाकिस्तान इस पे अपना अधिकार जमाए हुए था। तो यहाँ पे क्या था? राष्ट्रपति शासन लागू था, जो कि अब समाप्त हो चुका है। फ्रेंड्स यहाँ से एक बात और आपको ध्यान में रखना है कि ये जो राष्ट्रपति शासन होता है, इस राष्ट्रपति शासन में शासन राष्ट्रपति का नहीं राज्यपाल का होता है। यानी कि अनुच्छेद 370 के तहत ये तो लागू किया ही जाता है राष्ट्रपति शासन, यानी कि राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 370 के तहत लागू किया जाता है। और यहाँ पे यानी कि जम्मू एवं कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू था अनुच्छेद 370 के तहत, और 35A भी लागू था। अनुच्छेद 370 और 35A, ये दोनों कानून वहाँ पे जम्मू एवं कश्मीर में लागू था। इन दोनों बातों को ध्यान में रखेंगे, जो कि अभी वहाँ पे अब ऐसा कोई भी कानून लागू नहीं है। जैसे भारत के अन्य राज्य हैं वैसे ही अभी जम्मू कश्मीर भी हमारे भारत का राज्य है, और यहाँ पे कोई राष्ट्रपति शासन नहीं है। अब नॉर्मल जैसे सभी राज्य हैं वैसा वहाँ पे शासन। चलिए देखते हैं अगला सवाल। तो फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, जिस अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएंगे फ्रेंड्स, आपके पास केवल 10 सेकंड का समय है इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए। जिस अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों का मिलाप होता है, उस क्षेत्र को कौन सी व्यवस्था कहते हैं? समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, या मिश्रित अर्थव्यवस्था, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स मुझे लगता है कि आपके 10 सेकेंड समाप्त हुए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे हमारा आंसर जो होगा वो होगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। ध्यान में रखेंगे इस बात को, जहाँ पे सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों का जो वहाँ पे स्वामित्व होता है वहाँ पे क्या होगा? मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उसे रखा जाएगा। ओके, चलते हैं आगे। तो फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को किस वर्ष युद्ध में हराया था? 1180, 1190, 1192, या फिर 1194? जल्द से बताएं फ्रेंड्स, आपके पास केवल 10 सेकंड का समय है इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को किस वर्ष युद्ध में हराया था? तो फ्रेंड्स टाइम आउट हुए, यहाँ पे 10 सेकंड आपके समाप्त हो चुके हैं। यहाँ पे ध्यान में रखेंगे आप 1192। ओके, 1192 में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को 1192 में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था या युद्ध में हराया था। और फ्रेंड्स ठीक एक साल पहले इस पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था 1191। ओके, 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने पहले क्या किया? मोहम्मद गौरी को हराया और फिर उसे बंदी बना करके फिर छोड़ दिया, कोई सज़ा नहीं दी। लेकिन फिर क्या किया कि मोहम्मद गौरी फिर कुछ सालों बाद आया और इसने पृथ्वीराज चौहान के ऊपर, जब पृथ्वीराज चौहान पूरी तरह से तैयार नहीं थे हमले के लिए, तो इस मोहम्मद गौरी ने धोखे से इन पे पृथ्वीराज चौहान पे हमला किया और उन्हें 1192 में, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, इसे पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। ओके, और इन्हें मृत्युदंड भी दे दिया। ध्यान में रखेंगे इस बात को। चलते हैं अगले सवाल पे। तो फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली, न्यूयॉर्क, लंदन, या जेद्दा? जल्दी से बताएंगे फ्रेंड्स, आपके पास केवल 10 सेकंड का समय इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए। विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? जल्दी से बताएंगे फ्रेंड्स।
तो टाइम आउट फ्रेंड्स, टाइम आउट। यहाँ पे जो ध्यान में रखना है योग्य बात है वो है विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा ये जेद्दा में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा, जेद्दा, यानी कि जे द हलंत और ये दा। ओके, यहाँ पे ध्यान में रखेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। ओके, चलते हैं अगले सवाल पे। और हमारा अगला सवाल है, आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड, क्यूप्रिक गैस, क्लोरोएसिटोफिनॉन या फिर नन ऑफ दी एबव। फ्रेंड्स, यहाँ से आप एक बात को एक्स्ट्रा क्वेश्चन के तौर पे ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे जो नन ऑफ दी एबव दिया गया है, आपसे पूछा जा सकता है सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव तौर पे एक सवाल कि नोटा का फुल फॉर्म क्या होता है? आपको मैं बता दूं, NOTA, नोटा। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, हो सकता है आपसे पूछ दे, तो आपको ध्यान में रखना है कि नन ऑफ दी एबव, यानी कि ये जो डी में दिया गया है यही हमारा नोटा का फुल फॉर्म होता है, और इसमें इसका मतलब होता है ऊपर दिए गए में से कोई नहीं। आप देखते होंगे कभी अगर आपने ये वोट देने, अगर आप गए होंगे वोट देने, वोटिंग करने, तो आपको ध्यान में होगा कि सबसे नीचे जो बटन होता है इस ईवीएम मशीन में, ईवीएम का फुल फॉर्म फ्रेंड्स आपको पूछा जा सकता है। यहाँ से आप एक बात और ध्यान में रखेंगे कि ईवीएम का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, EVM, तो ईवीएम का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है। तो इस बात को भी ध्यान में रखेंगे कि ईवीएम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ओके, तो यहाँ से दो बातें एक्स्ट्रा में, दो क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है यहाँ से कि नन ऑफ दी एबव, यानी कि सबसे नीचे जो वोटर मशीन में, यानी वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम मशीन में सबसे नीचे कौन सा बटन होता है? नोटा, यानी नोटा का मतलब होता है नन ऑफ दी एबव, यानी कि दिए गए में से कोई भी नहीं, तो वही हमारा नोटा का फुल फॉर्म होता है। और यहाँ पे ईवीएम की बात कर रहे हैं, तो ईवीएम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ओके, और यहाँ पे जो आंसू गैस पूछा गया था, तो आंसू गैस का जो रासायनिक नाम होता है क्लोरोएसिटोफिनॉन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, तो आंसू गैस का रासायनिक नाम क्लोरोएसिटोफिनॉन, ध्यान में रखेंगे इस बात को। और इस गैस का उपयोग तब किया जाता है जब किसी भीड़ को तितर बितर करना होता है, तभी इस गैस का उपयोग किया जाता है। चलते हैं।